हर युवा, हर लेवल के लोग जो हैं इस देश में, उनको एक चीज दिख रही है आज, वो है सड़क। और उससे आप जुड़े हैं, नितिन गडकरी। तो आपको कैसा लगता है जब कोई आकर आपको कहता है कि आप शायद इस सरकार के सबसे पॉपुलर मंत्री में से एक हैं? एक तो सही बात है कि मैं न कोई सोचता हूं और बहुत ज्यादा इसको सीरियसली लेता हूं। मैं एक बात सोचता हूं कि जो अक्सर मेरे कन्विक्शन में है कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। और जब मुझे कोई अवसर मिला है तो उसका उपयोग करके मैं कितना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता हूं वो करने की कोशिश करता हूं। जो काम हो जाता है उसको भूल जाता हूं, जो नहीं हो रहा उसके पीछे लगता हूं। तो मैं काम करते रहता हूं, बाकी बातों का विचार करना वो क्या है क्या नहीं आप जैसे लोगों का काम है वही। बाकी मैं तो इतना सोचता भी नहीं और कुछ आगे मुझे इतना ही मालूम है कि प्रॉब्लम्स क्या है, काम कहाँ अटका हुआ है, वो कौन से प्रोजेक्ट स्टॉल प्रोजेक्ट है, कैसे उसको क्लियर करना। अभी तो आप जिस धड़ल्ले से प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करना बाकी है। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अभी एक ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, अभी केवल दिल्ली में ही आजू बाजू में एनसीईआरटी में हम लोग 65,000 करोड़ के काम कर रहे हैं। अब ये बहुत कठिन काम है, मैं दावा नहीं करता, पर दिल्ली को ट्रैफिक जाम से और एयर पोल्यूशन से मुक्त करना। तो मेरे डिपार्टमेंट तो रोड बनाना ही मेरा काम है, पर मैं दूसरे बातों पे भी लगता था क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के साथ भी मैं जुड़ा हूं, मेरी डिपार्टमेंट। तो मैंने परली के ऊपर बहुत काम किया। अभी मैं परली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार होता है, मैं उस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूं। 27 प्रोजेक्ट शुरू हो गए और 135 प्रोजेक्ट प्रोसेस में है। फिर परली से अभी पानीपत में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया, अभी पुरी से आप गए, तो वो बायो इथेनॉल 1 लाख लीटर और 150 टन बायो बिटुमिन। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश में परली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा, पंजाब हरियाणा में पड़ी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ी है, तो वेस्ट टू वेल्थ और प्रदूषण को भी बचाया जाएगा। तो दिल्ली में भी हमने एक दिल्ली UR2 रोड बनाया, रिंग रोड, अभी 2-3 महीने में इनॉग्रेट करेंगे, जिससे आप पानीपत से आते हुए पेरीफेरल रोड के बाद सीधा एयरपोर्ट आने के लिए 2 घंटे लगते थे जी। अब ये रोड से 15 मिनट में आएंगे आप शिव मूर्ति के पास। और जो 8 लेन ऊपर और 8 लेन नीचे 16 लेन रोड बनाया हमने, उसमें रोड नीचे से टनल डायरेक्ट T3 जाएगी और इधर बसंत विहार जाएगी। तो दिल्ली का प्रदूषण ट्रैफिक जाम का हमने एक स्टडी किया, एक IT कंसल्टेंट से है, अलग अलग जगह पर ट्रैफिक कैसे डाइवर्सिफाई हो सकता है, कौन से रोड का कैसे कम हो सकता है। तो एक कठिन काम है ये। मैं ये दावा नहीं करता कि शायद हमारे काम होने के बाद प्रदूषण कम होगा या ट्रैफिक जाम कितना कम होगा, पर मुझे लगता है कि सब्सटेंशियल परिणाम होगा। पर एक बात बताइए कि एक तरफ आपकी सरकार ने ड्रोन पॉलिसी बनाई है, ये कहकर कि आगे जाके फ्यूचर में सड़कों पर गाड़ियां चलेंगी नहीं क्योंकि हवा में सब होगा ड्रोन्स के जरिए। दूसरी तरफ आप सड़कें बना रहे हैं, तो ड्रोन्स होंगे या गाड़ियां होंगी? आप हिंदुस्तान की जनता पर विश्वास रखिए कि हमारी जनता के पास एक एक्सपर्टाइज है, वो 2 चीजों का है, एक पॉपुलेशन बढ़ाने का और दूसरा ऑटोमोबाइल नंबर बढ़ाने का। अब 5 आदमी और 9 गाड़ियां, 7 गाड़ियां, ऐसा है। देखो, जैसे मैं इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल, बायोडीजल, LNG, CNG, हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो लोग कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं आप सबकी बात कर रहे, फिर ये कैसा होगा। मेरा तो चिंता मत कर, ये पूरा आने के बाद भी डीजल पेट्रोल को बंद करना बहुत कठिन है, इसलिए जिसमें जितना दम हो उतना काम करेंगे। वैसे आप ड्रोन से कुछ नहीं होने वाला, ड्रोन के बाद गाड़ियां रहने वाली है। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दें जी। अब ये दिल्ली का जो पानीपत से मैंने कहा उस रोड पर मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं जयपुर तक, प्रोसेस में है। और मेरी कल्पना है कि 3 बसेस एयर कंडीशन लग्जरी बिजनेस क्लास जैसे सीट रखकर, और जिसका टिकट रेट डीजल बस से 25 से 30% कम होगा, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा, और डायरेक्ट दिल्ली टू जयपुर 2.5 घंटे में एयर कंडीशन बस में बैठ के जाओगे। क्या बात है। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना, फिर रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेल, तो इससे मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी
इससे डीजल पेट्रोल का उपयोग कम होकर प्रदूषण कम होगा। अभी इलेक्ट्रिक कार आई, इलेक्ट्रिक बस आई, इलेक्ट्रिक स्कूटर आई। इसी होटल में मुझे लोग पूछते थे बहुत बार 3 साल पहले कि गाड़ी, इलेक्ट्रिक की गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, चार्ज कैसे करना, फिर धक्का मार के ले जाना क्या। आप जैसे पत्रकार भी आप नहीं, पर पूछते थे प्रश्न। अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, ये ग्राउंड रियलिटी हो गई। अब मैं फ्लेक्स इंजन ला रहा हूं। जो टोयोटा की कैमरी गाड़ी थी ना, जो 60% पेट्रोल पे और 40% बिजली तैयार करती थी, अब टोयोटा के मॉडल अगस्त में लॉन्च हो रहे हैं मेरे हाथ से, वो पूरा बायो इथेनॉल पे होगा। अब पेट्रोल का रेट 120 रुपए, इथेनॉल का 60 रुपए। पेट्रोल से पोल्यूशन, इथेनॉल से पोल्यूशन नहीं के बराबर, और वो 40% बिजली तैयार करेगा। तो मैंने ये कहा कि अगर इसका एवरेज निकाला जाए, हिसाब लगाया जाए, तो पेट्रोल की तुलना में 15 रुपए पेट्रोल का भाव होगा, इतना एवरेज, क्योंकि 40% बिजली का एवरेज वो फुकट है जी। और 60% जो है इथेनॉल पर, वो 60 रुपए रेट का है। तो नेचुरली सेविंग और प्रदूषण भी कम होगा। अभी स्कूटर, ऑटो रिक्शा, ये सब इसमें आई है। तो आने वाले समय में काफी चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, और एक टेक्नोलॉजी के कारण दूसरा कम होगा ऐसी संभावना नहीं है। नहीं, तो आपने जब 15 रुपए पर लीटर पेट्रोल कहा तो सबने उसको पकड़ लिया कि ये कैसे हो सकता है। और कई बार कहते हैं कि सर ख्वाब तो नहीं दिखा रहे हैं, आप कह रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि बस से हम जयपुर जा सकेंगे एसी बस में, और अब आप कह रहे हैं कि इथेनॉल एट 60 रुपीज, यानी हाफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो ये सब डिस्टेंट ड्रीम्स हैं कि इस जीवन काल में, इस दशक में हम देख सकेंगे। देखिए, सपने दिखाना अच्छा होता है और सपने दिखाने के बाद जनता भी खुश होती है, पर दिखाए हुए सपने जब पूरी नहीं होते हैं तो जनता उस नेता को ठोकने का काम भी करती है। मैं आपको एक बात पक्की बताता हूं, मैं मुंबई में मंत्री था, तो ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, 55 फ्लाईओवर्स, मुंबई पुणे हाईवे जी। ये सब बना है। तब मैंने कहा था कि मुंबई से पुणे 2 घंटे में जाएंगे। तो लीडिंग न्यूज़पेपर ने एडिटोरियल लिखा था मेरे खिलाफ, ये कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। और आज क्या सच्चाई है कि दिल्ली, पुणे से मुंबई 2 घंटे में लोग जा रहे हैं। अभी मैंने कहा है कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, जयपुर 2 घंटे में, चंडीगढ़ 2.25 घंटे में, चंडीगढ़ से मनाली 9 घंटे लगते थे, वो 3 घंटे में, ना दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, अब 9 घंटे लगते हैं, दिल्ली से कटरा 10-12 घंटे 15 घंटे लगते हैं, अभी ये 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। अब इसमें से 90% तो आप एक काम कर लो, ये जनवरी के पहले हो जाएगा। और अभी आप में से 90% जनवरी से पहले हो जाएगा। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। मेरे 35-40 साल के जीवन में, राजनीतिक जीवन में, मैं झूठ कभी बोलता नहीं और झूठ आश्वासन देता नहीं। और मेरे तो, आपको पत्रकार तो होशियारी होते, क्या नहीं हुआ बराबर ढूंढ के निकालते। अब मैं इतनी घोषणा कर रहा हूं, कोई तो निकाले, लगाए ब्रेकिंग न्यूज, कोई लगा नहीं सकता, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो होता है, और जो होने वाला है वही मैं बोलता हूं। ये तो ये अगली पिक्चर का डायलॉग भी हो सकता है ना, पंच लाइन हो गया, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। लेकिन सर आपने ये अगला मैं आपसे यही पूछने वाला था कि ये जनवरी तक आप कह रहे हैं हो जाएगा 90%, क्योंकि अगर उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव के बाद फिर ये सब ड्रॉप हो जाएगा कि? सर ये 90 को आप 99 लगा दो, वैसे 100 ही बोलना चाहिए, पर 1% में छोड़ रहा हूँ। आप कभी गए क्या दिल्ली देहरादून रोड देखा? हाँ गया हूँ। आप कभी देहरादून तक चले जाइए, मैं भी गया था, काफी काम होते हुए आ गए। मैं वो दूसरे जो पुराने रास्ते से गया हूँ वहां पर भी रास्ता, क्योंकि कई सारे वो हाईवेज आ गए, तो अब नहीं, पुराने रास्ते से अभी 3.5 घंटे 4 घंटे लगते हैं। जी। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये नया रोड है, अक्षरधाम से शुरू होगा, एलिवेटेड रोड है, और एकदम बागपत से जाकर सीधा देहरादून जाता है, ग्रीन अलाइनमेंट है। देखिए ये अभी ये दिल्ली मुंबई हाईवे है, अभी फिर भी हमने जयपुर के लिए एक स्पर बनाने का है, अभी दासना जाना पड़ता है, फिर भी लोग 2.5 घंटे में जा रहे हैं। अब वो दासना से घूमने के बजाय उसके पहले 10 किलोमीटर पहले ही एक रोड मिल जाएगा, तो 2 घंटे में हो जाएगा जयपुर। 2 घंटे में हो जाएगा। तो आप जिस तरह से देश को जोड़ रहे हैं, देखिए आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे भाषण में बोलते थे,
हाँ पर वो कैसा था उसकी चर्चा केवल होती थी। अब मैं आपको बताता हूं, आप मनाली से रोहतांग पास जाइए, पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में जाते हैं टनल से बाहर, 8 मिनट। फिर उसके बाद लद्दाख लेह के बीच में हम 5 टनल और रोड बना रहे हैं, उसको टाइम लगेगा पर काम चल रहे हैं। फिर लद्दाख लेह के बाद हमने कारगिल के नीचे झोजिला टनल बनाई है, जो 65-70% हो गई, जिसके कारण 3.5 घंटे बचेंगे। इतना बहुत सुंदर टनल 11 किलोमीटर की। उसके बाद झेड़मोर टनल बनाई। फिर आप श्रीनगर आइए, श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें से 14 बन गई। फिर कटरा वाले रोड को कनेक्ट होंगे और कटरा से आएंगे दिल्ली, और दिल्ली आने के बाद डायरेक्ट दिल्ली से हम लोग दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़कर सूरत तक जाएंगे। सूरत से लेफ्ट हैंड नया रोड बना रहे हैं हम लोग, सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, और सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कोचीन, हैदराबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, सब साउथ को जोड़ रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ कि दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हुआ है, और पहली बार ये कश्मीर से कन्याकुमारी डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे लिंक हो गई। क्या बात है। तो ये नेचुरली ऐसे दोनों बाजू से काफी रोड अब जुड़े हुए। आप नॉर्थ ईस्ट जाइए, कोई भी स्टेट में जाइए, आप भी ड्राइवर को पूछिए, आपको जवाब दे देगा। देखिए, गाड़ी का परफॉर्मेंस, रोड इंप्रूव हो गया तो गाड़ी का माइलेज इंप्रूव हो रहा है, लेकिन आप जैसे जोड़ने की बात कर रहे हैं, वैसे एक कवायद बेंगलोर में भी चल रही है विपक्ष की जुड़ने की। तो उनके पहले हमने बेंगलोर मैसूर जोड़ दिया, वो 1 घंटे में हो गया विपक्ष जाने के पहले। अब दिल्ली चेन्नई काफी पूरा हुआ है, वो पहले 5 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में हो जाएगा, शायद दिसंबर तक वो भी पूरा हो जाएगा। पर ये विपक्ष के जुड़ने से कहीं आपकी गाड़ी पटरी से तो नहीं देखो, अलग हो जाएगी? विपक्ष जब जुड़ने आपकी की यानी बात कि करता बीजेपी है, की? देखो जी एक कहावत है, अच्छी नहीं है वो, मरता क्या नहीं करता। तो जब वीक हो जाता है तो वीक लोग अक्सर इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। एक पार्टी जब स्ट्रांग बनती है तो वीक लोग साथ में आकर उसका मुकाबला करते हैं। तब उनको सबको पता चला कि अपने बदौलत हम इनको हरा नहीं सकते, तो बेचारे एक होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनका अधिकार है। पर अगर ये इस तरह से एक हुए तो कुछ कुछ ऐसे क्रिटिकल प्रदेश हैं, आप तो बहुत ज्यादा समझते हैं इसको, जहां बीजेपी को तकलीफ हो सकती है। अगर आपको देखो, आपको ये याद होगा, मैं जिस दिन राजनीति में मैंने प्रवेश किया, थोड़ा उसके पहले की 71 का चुनाव था जी, और आप शायद, मैं उस समय स्कूल का बच्चा लड़का था। हाँ, मैं और पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, 75 में मैं इमरजेंसी के बाद राजनीति में आया। जी पर मुझे याद है तब इंदिरा जी के खिलाफ एक बड़ी आघाड़ी बनी थी, कांग्रेस ओ संगठन, कांग्रेस, लोकदल, समाजवादी पार्टी और जनसंघ, और चारों की मतों को जोड़कर ऐसा लगता था कि खुद तो भी बहुत बड़ा होगा, हम जीतेंगे। पर उल्टा हुआ, इंदिरा जी जीत गई और बड़ी आघाड़ी हार गई। तो राजनीति में 2+2 4 कभी नहीं होते। तो यहां पर भी आपको लगता है 2+2 4 होता मुझे होगा? लगता है जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने और सरकार ने किया है, जो 75 साल के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, और 75 साल में 60 साल कांग्रेस को मिले, जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी वो हमने 9 साल में करके दिखाया, और वो देश की बदलती हुई तस्वीरें लोगों के सामने है। और लोग निश्चित रूप से देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मोदी जी के नेतृत्व में चुन कर देगी, ऐसा हमें विश्वास है। अगर ये विश्वास है तो फिर क्यों नया एक गठबंधन जुड़ रहा है? कल एनडीए की बड़ी मीटिंग भी है, तो ओपी राजभर को जोड़ दिया जा रहा है, जीतन राम मांझी आ रहे हैं, महाराष्ट्र जो आपका स्टेट है वहाँ अजीत पवार जी और एकनाथ शिंदे जी गुट मिलकर आए हैं। तो ये सब समीकरण क्यों बैठ रहे हैं? कर्नाटका में फिर आप यू सी जेडीएस इज ऑल्सो कमिंग ऑन बोर्ड। सो व्हाई इज ऑल ऑफ दिस हैपनिंग? देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया, राजनीति में जैसे अपोजिशन पार्टी इवाइट हो रही है, वैसे हम भी अपने मित्रों को जोड़ रहे हैं, उसमें आश्चर्य क्या है? पर उससे आपको नहीं लगता कि बीजेपी का कोर ढीला हो जाएगा, जो आपका आइडियोलॉजिकल देखिए, स्टैंड है? चुनाव में ऐसा होता है कि जिस उम्मीदवार को टिकट मिलता है जिसमें इलेक्टिव मेरिट होते हैं, और लोकतंत्र में उसी पार्टी का महत्व होता है जो चुनाव जीतती है। चुनाव जीतेंगे तो हमारा रिलीवेंस रहेगा। तो चुनाव जीतने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड कन्विक्शन।
पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन हमारे पार्टी का कैरेक्टर ही है, क्योंकि हम उस सिद्धांत को लेकर चल रहे हैं। पर उसके साथ साथ हम स्ट्रैटेजी के रूप में जितने लोगों को जोड़ सकते हैं और हमारे पार्टी से उनको जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, वो हम अटल जी थे तब से करते हुए आए हैं, आगे भी कर रहे हैं। तो उससे आपको नहीं लगता कि पार्टी का जो कोर इथॉस है वो डाइल्यूट हो जाएगा? ऐसे जो हमारे पास आते हैं वो हमारे जैसे बन जाते हैं। तो तो उससे जुड़ा एक और आरोप आप पर है कि आप पर यानी कि बीजेपी पर है और सरकार पर है, ये वॉशिंग मशीन वाला, कि जब तक वो विपक्ष में है या आपके साथ नहीं है तब तक वो बुरे हैं, जैसे आपके साथ जुड़ जाते हैं साफ हो जाते हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं है, पर एक बात जरूरी है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कंपोजिशन, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम्हें चुनाव में जीतना चाहिए, तो ही सरकार में आप मेजोरिटी में आओगे, तो ही सरकार चला पाते हो। तो इट इज ए पॉलिटिकल वॉर, और इसमें हर पार्टी अपनी जीत को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रेटेजिकली अलायंसेस करती है। वही हमने किया है। अब जो कल हमारे विरोधी थे आज हमारे मित्र बन गए। तो आज अपोजिशन पार्टी में नहीं हो रहा क्या? हो रहा है। जो केजरीवाल जी को कांग्रेस विरोध कर रही थी, जो अध्यादेश निकला है, तो वो कांग्रेस उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये एक समय विरोध किया, एक समय सपोर्ट किया, ये थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में चलते ही रहता है। हाँ, पर आपने तो यही कहा कि ऑपोजिशन इसलिए कर रही है क्योंकि आपने, जैसे आपने कहा कि मरता क्या ना करता, तो अगर वो डेस्परेशन में कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? देखो, डेस्परेशन नहीं होता। हर पार्टी जो भी कुछ करती है वो अपने जीत के लिए करती है, अपने जीत को सिक्योर करने के लिए करती है, और लोकतंत्र में ये चलते हुए आ रहा है। यानी आज नहीं, इमरजेंसी के बाद जब सभी पार्टी को लगा तो पार्टियां डिसॉल्व कर दी। उस समय जनसंघ था, जनसंघ को डिसॉल्व किया गया, जनता पार्टी बनी जी। तो ये जो होता है, ये पॉलिटिक्स में इस प्रकार से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होते ही रहता है। इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम। तो इन दिस केस आपको लगता है कि इन द लास्ट 9 years जब क्रिटिकल रेजोल्यूशंस और क्रिटिकल लॉज की बात आई है और क्रिटिकल चीजों पर जब तवज्जो की बात आई है, तो क्या सरकार अपनी बात सही रख पाई है या फिर कहीं ना कहीं विपक्ष का नैरेटिव वो हावी हुआ है? फार्म लॉज को देख लीजिए, सीएए को देख लीजिए, या फिर कोर एजेंडा ऑफ द जनसंघ से जो रहा है, 3 चीजें रही थी। एक था 370 हटाना, दूसरा था राम मंदिर के लिए आंदोलन करना, और तीसरा था यूसीसी। इन यूसीसी को ही ले लीजिए, आपको लगता है you've got the narrative right, you've got the mood of the people on board? आज तो ऐसी स्थिति है कि कॉमन सिविल कोड के लिए अपोजिशन पार्टी में भी सपोर्ट है। एक बात मुझे बताइए जी कि मुस्लिम देशों में भी एक कायदा नहीं है? वहां ऐसे कोई मुस्लिम देश है कि जहां उनके लिए अलग कायदा है? ये वर्ल्ड फिनोमेना है, और मानवता के आधार पर, समता के आधार पर, सोशल इक्वलिटी के आधार पर पूरे समाज के लिए एक कानून होना चाहिए। इसमें गलत क्या है? ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये सोशल प्रोग्रेसिव थिंकिंग है कि समान सभी लोगों के लिए एक कानून हो, और इसमें सभी पंथ, धर्म, संप्रदाय मिलकर उसके लिए एक कानून होना, ये देश की यूनिटी को और इंटीग्रेशन को मजबूत करेगा। और इसलिए बीजेपी को छोड़कर बाकी भी लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। पर आपको लगता है कि ग्राउंड से ये एक आवाज निकल के आई है, ये टॉप डाउन हो रहा है? कई बार ये देखा जाता है जब टॉप डाउन करते हैं तो वर्क नहीं करता। सर, ऐसा है कि लोगों के मन में ये भाव है तो ये ऊपर से आया है। अब राम मंदिर बना, ऊपर से आया कि नीचे से आया? पर कोर्ट से लेकर सबके भाव से आया था, बन गया 370। आज कितना कश्मीर विकसित हो रहा है, आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, एम्स आ रहे, आज इतनी टनेज बन रही, रोड बन रहे, टूरिज्म बढ़ रहा, टूरिस्ट की संख्या दुगनी हो गई, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ा है। तो आज तो आर्थिक विकास में जम्मू कश्मीर में ये जो 370 के कारण उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को दुगने से गति मिली है। क्योंकि पहले कोई जमीन नहीं, अब बड़े होटल जाना है, कोई ताज को लेना है, उबेर को लेना है, तो जम्मू में जमीनें नहीं खरीद सकते थे जी। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जहां लोग इन्वेस्टमेंट आ रही, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही, यूनिवर्सिटीज आ रही, कॉलेजेस आ रहे, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आ रहे, वहां के एप्पल में इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोल्ड स्टोरेज आ रहे, प्री कूलिंग प्लांट आ रहे, हाईवेज अच्छे बन रहे। आपको पता है ये श्रीनगर में रोज कितने हवाई जहाज जाते हैं? 65-70 हवाई जहाज जाते हैं।
पूरे देश के टूरिस्ट जाते हैं और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है कि 49% ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होता है। तो उससे आज वहां निश्चित रूप से प्रगति हुई, प्रोग्रेस हुआ, तो इसका फायदा हो रहा है। पर आपने जम्मू कश्मीर का हवाला दिया, आपने कहा कि देश भर में काफी कुछ बदल रहा है, विकास हो रहा है, पर क्या आज विकास के बेसिस पर आप कॉन्फिडेंट हैं कि फिर से 300 का आंकड़ा पार करेंगे 2024 के चुनाव के मद्देनजर, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जनता इसको अब स्वाभाविक मान लेती है? हाँ, आपका काम है रोड बनाइए, आपका काम है पानी लाइए, आपका काम है बिजली दीजिए, तो इसके लिए मैं आपको एक समय जो पॉलिटिक्स था वो डोमिनेटेड बाय 3 C's था, कैश, कास्ट एंड क्रिमिनल। हाँ, अभी मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी हुई है कि कॉमन आदमी योगी जी को बहुत धन्यवाद देता है। तो अभी ये रेफरेंस नहीं रहा कैश, कास्ट एंड क्रिमिनल। जो नई जनरेशन आई है वो पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, अब देश के लिए काम करना चाहती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी के नंबर कितने बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कितनी बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज 650 हो गए। नेचुरली इतने बड़े प्रमाण पर एजुकेशन का विस्तार हो रहा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी 1000 से ज्यादा हो गई और वो भी रेप्यूटेड हो गई। अब कोई अमेरिका पढ़ने के लिए लंदन या इंग्लैंड, यूके नहीं जाता। सब प्रकार का हायर जो अब दुनिया के लोग अपने आते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि इसके जो बेनिफिट है जो आम लोगों को मिल रहे हैं, हमने करीब करीब 1400 कानून बदल दिए ईज ऑफ बिजनेस में जी, कि लोगों को तकलीफ ना हो। अभी आरटीओ, मैंने परमिट से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक इतने निर्णय किए, 47 डिसीजन किए कि आज घर में बैठकर लोगों को काम होते हैं। गाड़ी ट्रांसफर करना, अगर महाराष्ट्र के नंबर की गाड़ी अगर वो दिल्ली आता है तो ट्रांसफर करने में कितनी दिक्कतें थी जी। तो बहुत सी छोटी छोटी बातों को निकालकर ऐसे कानून थे उसको हमने समाप्त किया। ईज ऑफ बिजनेस बढ़ाया, डिजिटल इंडिया को बढ़ाया। अभी पेमेंट, अनुदान का, ग्रांट का, अब इतने किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं। उज्ज्वला का बेनिफिट डायरेक्ट जा रहा है। अनेक प्रकार की स्कॉलरशिप बच्चों के अकाउंट में जा रही। पहले ये जाती नहीं थी, 2-2 महीने 3-3 महीने करप्शन होता था। ये जो सुधार हुआ है ईज ऑफ बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हुआ है, डिजिटल सिस्टम्स हुई है, डायरेक्ट पेमेंट मिले हैं, अभी रूपी कार्ड आया, भीम कार्ड आया, जो कुछ चेंजेस हुए उसके कारण लोगों का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें जो उनका लाइफ है वो सुसह्य हुआ है। तो गरीब आदमी का भी हुआ है। और जब अड़चन आई कोविड के समय जी, तो हमने कितने बड़े प्रमाण पर अनाज दिया लोगों को। तो मैं ये मानता हूं कि जो इफेक्टिव गवर्नेंस के साथ जो 60 साल में कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकी, वो हमने जो 9 साल में करके दिखाया है, यही हमारा रिपोर्ट कार्ड है। और इसी के आधार पर जनता ये पूरा देखते हुए हमको फिर से चुन। तो फिर ऐसा क्यों है कि कर्नाटक में आपको हार झेलनी पड़ी? महाराष्ट्र जो कि संघ का फाउंडिंग माना जाता है, जो कि पॉलिटिकल ऑफशूट बीजेपी संघ से है, आप भी संघ से जुड़े थे और संघ से ही आप पॉलिटिक्स बीजेपी में आए। केरल को देख लीजिए, केरल में सबसे ज्यादा डेंसिटी ऑफ शाखास अगर आप देखें लैंडमार्क पर सबसे ज्यादा केरल में है, लेकिन वहां पर बीजेपी नहीं है। महाराष्ट्र में आप देखिए कैसे सरकार है मिली जुली, कभी इधर टूट रहा है कभी वहां टूट रहा है। अजीत पवार जी 4 साल में 3 बार शपथ ले चुके हैं। तो ये क्यों हो रहा है? देखिए, महाराष्ट्र में भी चुनाव तो कोई हुआ नहीं है, होने वाला है। जब चुनाव होगा तब पता चलेगा क्या होगा। और कर्नाटक के चुनाव में नेशनल इश्यू पर चुनाव नहीं होते हैं जी, जो चुनाव स्टेट इश्यूज पर होते हैं। तो कभी कभी इसका मतलब नेशनल इश्यूज डिफीट हुए ऐसा कहना भी अन्यायपूर्वक होगा। तो मुझे लगता है हर चुनाव के विषय अलग होते हैं, रेफरेंसेस अलग होते हैं और जनता के मन के मुद्दे भी अलग होते हैं। तो नेचुरली मेरा विश्वास है कि जब केंद्र का चुनाव होगा जी, तो पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, ये जो काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से जनता का इसको सपोर्ट मिलेगा। अच्छा, एक कुछ प्रश्न है यस एंड नो पर, उस पर जाएंगे और फिर ऑडियंस से भी प्रश्न पूछेंगे। पर एक मैंने उड़ती हुई खबर सुनी, तो जैसे कहते हैं ना ग्रेप वाइन, कॉरिडोर्स में ये बात हो रही है कि हो सकता है ये चुनाव इसी साल हो जाए, कहीं ना कहीं सारे स्टेट्स मिलकर और लोकसभा मिलकर एक वन नेशन वन पोल, ये एक और आधार रहा है कि देश में एक साथ एक चुनाव होना है। आप क्या इसके पक्ष में हैं? आप क्या इसके, आपको लगता है इसकी तैयारी है? इस विषय पर मैं कोई मत व्यक्त नहीं करूंगा और ऐसी कोई संभावना है कि नहीं इसका कोई मेरे साथ, मुझे तो कोई दिखती नहीं, कोई चर्चा भी नहीं हुई। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूं कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं, आपको लगता है कि बीजेपी को देश में बहुमत मिलेगा?
देखो, आज हो क्या कल हो, हम्म, जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसा विश्वास है। अच्छा, एक और मैं व्यक्तिगत जानना चाहता हूं, आप काफी टाइम से हाइड्रोजन पावर्ड कार में घूम रहे हैं, हम लोग को कब मौका मिलेगा? देखो, हाइड्रोजन चार प्रकार का है। पहला हाइड्रोजन कोयले से तैयार होता है, दैट इज ब्लैक हाइड्रोजन। जी। जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से बायोमास से तैयार होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या है कि अभी बंगलोर में इलेक्ट्रोलाइजर की फैक्ट्री है। हम वर्ल्ड में, इंडिया इज नंबर 1 हाईएस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। तो इलेक्ट्रोलाइजर के पावर लगती है, तो 1 केजी हाइड्रोजन को 50 यूनिट पावर लगती है। बाप तो कम से कम भी कीमत निकाले तो 150 रुपये पावर की हो जाती है। अब ये जो हमारे देश में बायोमास को ये बायोडाइजेस्टर में डालकर उन्होंने उसी को विदाउट पावर अब हाइड्रोजन तैयार किया है, तो इसमें काफ़ी रिसर्च चल रहा है। फिर हाइड्रोजन तैयार होने के बाद वो गाड़ी में भरना, वो फिलिंग स्टेशन, वो 3.5 करोड़ के। अभी 4 दिन पहले पुरी साहब के साथ मेरे यहाँ मीटिंग हुई थी और मैंने उनको कहा कि इसके फिलिंग स्टेशन के बारे में, इसकी मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन मिशन है, अलग अलग प्रकार के IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रयोग शुरू है। अब मेरे पास जो गाड़ी है उसका नाम है मिराई। जी। मिराई ये जापानी वर्ड है, तो मिराई का अर्थ है फ्यूचर। तो ये मैं अभी हाइड्रोजन फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के इंस्टीट्यूट से भरता हूँ। तो अभी धीरे धीरे, आज मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता, पर अप्रोक्सीमेटली अंदाज से बता रहा हूँ ताकि यू डोंट टेक इट माय कमिटमेंट। पर 2 साल के अंदर हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन और हाइड्रोजन की गाड़ियाँ मिलेगी। अभी कुछ बसेस भी तैयार की है जी। और टाटा ने भी तैयार किया। और अभी तो एक अच्छी बात ऐसी हुई है कि टाटा और लेलैंड ने IC इंजन में हाइड्रोजन डालने की व्यवस्था की है। फिर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी हाइड्रोजन आ रहा है। तो आने वाले समय में बहुत, अभी इलेक्ट्रिक में जैसे चेंजेस हुए, लिथियम आयन बैटरी थी, जी। अब सोडियम आयन, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, नई केमिस्ट्री आ रही। अब जिंक, अभी सोडियम आयन, अपना ये लिथियम आयन बैटरी में हमें जम्मू में एक बड़ा स्टॉक मिला है। हाँ। ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड में से 6% लिथियम वहां है, वाह। और हम 1200 टन लिथियम हर साल इंपोर्ट करते हैं। अगर वो निकल गया तो आज $150 उसकी कीमत जो आ रही है बैटरी की, वो 100 रुपए पे आएगी। तो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ी की कीमत सेम होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के स्टार्टअप काम कर रहे हैं, कंपनीज काम कर रही है। हम बहुत इसमें आगे निकले हैं। 2 साल के अंदर इसमें काफी चेंजेस दिखेंगे। चलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट। रुकिए रुकिए, ऑडियंस प्रश्न से पहले सर, आपके पास वो जो प्लाकार्ड है उसका प्रयोग करने का समय आ गया है। आप देखिए, एक तरफ यस लिखा है, एक तरफ नो लिखा है। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप यस और नो प्लाकार्ड दिखा सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, मुझे बताया गया कि आप फूडी हैं, आपको खाना बहुत पसंद है, तो आप डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं पर होता नहीं है? मेरा वजन 135 किलो था। वो यस या नो पर बता दीजिए। हाँ। नहीं, मैं अभी काफी कंट्रोल करता हूँ। मेरी नीयत में कमी नहीं आई है, पर खाने में कमी आई है। कभी यू कैन बी जेनरस विद योर अप्लॉज, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज। थैंक यू। 135 किलो से मैं 90 किलो पे आया हूँ। मेरा 45 किलो वजन कम हुआ है। क्या बात है, लवली। पर कभी आपसे कोई मिलने आया है और खाली पेट लौटा है? मैं खाता भी और खिलाता हूँ। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहते कुछ हैं और लोग, मीडिया कुछ और समझ लेती है? यस नो आपको दिखाना पड़ेगा प्लीज। नहीं, ये तो यस। इसका कारण कैसा है कि जिनकी ताकत नहीं होती सरकार पर टीका टिप्पणी करने की, वो डर के कारण वो हमारे स्टेटमेंट को उल्टा तिल्टा करके एक जन वेबसाइट पे डालता है, फिर आप जैसे बड़े लोग उसको न्यूज में लेकर दिखा देते हैं। ये पत्रकारिता ठीक नहीं है। अगर आपको किसी के खिलाफ बोलना है तो तुम्हारी हिम्मत है, तुम बोलो ना, हमारा उपयोग क्यों करते हो? अगर हमने बोला है तो हमारा उपयोग करो। तो यही बात है कि बहुत बार मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको न्यूज तैयार करना, बस सच्चाई से कोई लेना देना, ये नहीं होना चाहिए। वी हैव टू मेंटेन द क्रेडिबिलिटी ऑफ एवरी सेक्टर, उसमें मीडिया भी आती है। सर, आप जो यहां बोल रहे हैं वो वैसे का वैसे ही जा रहा है, तो हम कुछ डिस्टॉर्ट नहीं करने वाले। तो अब आप एक अगला प्रश्न, फिर आपको यस नो दिखाना पड़ेगा। मैंने ये सुना है कि आप
डांट लगाते हैं बहुत सबको, कोई ऐसा है जो आपको डांट लगाता है या लगाती है? मैं भी डांट खाता हूं और डांट लगाता भी। तो आप बताइए कौन आपको डांटता है? नितिन गडकरी जी को डांट लगाने की हिम्मत किस में है? देखिए, मैं बहुत अच्छी मैनेजमेंट का बात रखता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, जी। तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, But when A and B comes together, thinks together and works together, A plus B ब्रैकेट में स्क्वायर, तो इसका जवाब आता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, 2AB जी। एंड ट्वाइस ए बी इज द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। जी तो मैं जब अभी मेरे अधिकारियों के साथ बैठता हूँ जी तो मैं उनको बोलता हूँ मेरा व्यू है, आपका अलग हो तो मुझे क्रिटिसाइज करिए, डोंट बॉदर। जी, मैं आपकी बात को समझने की कोशिश करता हूँ, आइदर यू कन्विंस मी और कन्विंस बाय मी। ठीक। तो मुझे कभी कभी मैं किसी से भी बात करते हुए कोई मुझे क्रिटिक होता है और मुझे बोलता है कि तुम गलत बोल रहे हो, तो मैं उसको नाराज नहीं होता, मैं सुन लेता हूँ और समझता हूँ कि अगर ये सही में है तो सुधारना चाहिए। अच्छा, फिर और ऐसे पत्नी तो डांटती रहती है। वो वही तो मैं आपसे जानना चाहता था। एक बार उसने मुझे बताया था कि तुम बता रहे हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, वैसे वो राजनीति में मेरे परिवार में कोई नहीं है। हाँ, तो हमारे यहाँ बात भी नहीं होती। तो एक बार उसने कहा मैं सुनती हूँ आपने कहा है कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, अब मेरा ही तो विश्वास नहीं बैठ रहा तुम्हारे ऊपर, तो दुनिया का क्या बैठे। तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे में और लोगों में बहुत अंतर है। फिर मैंने विक्रम किर्लोस्कर को फोन किया, हाँ, जो टोयोटो इंडिया का चेयरमैन थे, अभी देहांत हो गया उनका। हाँ। मैंने कहा विक्रम मुझे हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। बोले सर कहाँ से लो? मैंने बोला आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे चाहिए, कहीं से लाओ। बोला क्या हुआ? बोला मेरी पत्नी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करती, इसलिए तो फिर मैंने वो हाइड्रोजन की गाड़ी लाई और मैंने सब मुख्यमंत्रियों को, योगी जी आते सबको घुमाता हूँ, ये देखो हाइड्रोजन पे गाड़ी चलती है। क्योंकि मैं पेट्रोल डीजल को और गैस को इस देश से हद्दपार करने की इच्छा मन में रखता हूँ। रखते हैं। चलिए आगे जाके होता है कि नहीं। अगला प्रश्न सर, फिर से प्लकार्ड। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को कोई और समझकर उससे लंबी बातचीत की हो? ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, चलिए, लोकसभा 2024 लड़ने की तैयारी है आपकी? पार्टी निर्णय करेगी। नहीं, आपकी तैयारी है कि नहीं? मेरी तैयारी की जरूरत ही नहीं, मैं टिकट मिल गया तो जीतने ही वाला हूँ। मेरे यहाँ सब पार्टी मेरे को सपोर्ट करती है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कभी आपको लगता है इतने लंबे करियर में कभी ऐसा कोई लम्हा आया कि आप करो यार ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई? मुझे कभी नहीं लगता। सर कौन नो दिखाना पड़ेगा सर, हाँ, प्लीज। नो। और मैं देखो मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज्यादा मिला है, और मैं कभी लोग अच्छा भी कहे बुरा भी कहे, मैं अपना काम करते रहता हूँ और मैं व्यक्तिगत आनंद लेता हूँ। जब सुनना है तो गाने सुनता हूँ, गजल सुनता हूँ, जो है मैं अपना लाइफ अपने हिसाब से चलता हूँ। मुझे आप क्या बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, लास्ट 2, गाने का आपको शौक है? हाँ, सुनते रहता हूँ। गाते भी हैं? नहीं। मैं बाथरूम सिंगर हूँ। गाता। अच्छा, कभी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग बंक की है ये कह के यार तबीयत खराब है? कभी नहीं की। कभी नहीं, तो नो फिर नो। से प्लीज। अंतिम प्रश्न, कभी दुश्मन से दोस्ती निभानी पड़ी है? मेरा दुश्मन ही नहीं कोई। क्या? मैं पार्लियामेंट में मेरे डिपार्टमेंट पर जब बोल रहा था तो 75 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टी जी, सबने मेरा अभिनंदन किया और सबने मुझे धन्यवाद दिया। तब मैंने कहा कि मैं आरएसएस वाला हूं, बीजेपी वाला हूं, मेरी अपनी आइडियोलॉजी और आप इसके विरोध में हो, जी। फिर भी आप सब लोग मुझे अच्छा कह रहे हो, इसमें मुझे बहुत आपका मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरे को कोई अपोजिशन, मैं काम में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। सही काम जो होगा, कानूनी काम होगा, वो कोई भी आए उसका कर देता हूँ। ठीक सर, मैंने तो समय आपसे काफी ले लिया। We have run out of time. We're going to ask, I'm putting up Tushar there. Let's start with Tushar and then the lady here. And then we take 2 questions. We take 2 questions. Quickly. गुड इवनिंग सर। देश में जो भी सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, मैंने लद्दाख में देखे, सिक्किम में देखे, असम में देखे। खुद मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक है तो मैं घूमता रहता हूं। एक जो दुविधा आती है, जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, उस पर अभी भी बहुत स्ट्रांग लॉ नहीं है एक्सप्रेसवे पे, और उससे कहीं ना कहीं जो एक पूरी एफिशिएंसी है उस एक्सप्रेसवे की,
वो अंडरमाइन होती है, तो उसके अगेंस्ट कोई और स्ट्रॉन्गर लॉ आ सकता है जहां रॉन्ग साइड ड्राइविंग को, चाहे वो बस हो, गाड़ी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, वो व्हीकल इंपाउंड हो, मतलब लोगों को एकदम डिस्करेज किया जाए एक्सप्रेसवे से रॉन्ग साइड जाने मैं पर। बताऊं, अभी एक मेरठ, दिल्ली मेरठ हाईवे पर जी एक रॉन्ग साइड से बस। एक स्कूल बस खाली आई जी और 6 लोग बैठ के एक्सीडेंट हुआ, मैंने वो देखा पूरा। अब इसका संबंध ह्यूमन बिहेवियर से है। हमने रोड सेफ्टी के लिए नया एक्ट बनाया है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और ये मैं स्वीकार करता हूं कि मैं 9 साल बहुत कोशिश कर रहा हूं, फिर मैं बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, करीब 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं और 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है, और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के 60% है। अब इसमें मीडिया भी काम कर रही है, सेलिब्रिटीज अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सब लोग मदद कर रहे रोड हैं। सेफ्टी पे हमने बहुत हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। ये काम आखिर समाज में ही लोगों को, कि मैं रेड सिग्नल है तो रुकूंगा, स्कूटर पे जाऊंगा तो हेलमेट पहनूंगा, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात नहीं करूंगा, लेन डिसिप्लिन का पालन करूंगा, रॉन्ग वे वन वे है वहां रॉन्ग साइड नहीं जाऊंगा। जब तक लोगों में इस प्रकार का हम लोग सेंस पैदा नहीं करेंगे तब तक होगा। अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, पर दुर्भाग्यवश इसमें जो लोगों की भावना है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, जी इसको काफी लोगों को समझाना पड़ेगा, सिखाना होगा और उसका महत्व उनको बताना होगा। इसमें बहुत बड़ा काम करने की आवश्यकता है और वो केवल सरकार नहीं कर सकती, जी मीडिया है, बाद में सोशल वर्कर है, यूनिवर्सिटीज़ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, एनजीओज है, सबके सहयोग से ये कोशिश करनी पड़ेगी। जी मैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अतिशोक्ति हो सकती है, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि हम आपके साथ वैसे भी पार्टनर करते हैं, बट इसको और बड़े पैमाने पर करने के लिए हम तैयार हैं। द एंटायर नेटवर्क इज रेडी टू टेक इट टू द ग्राउंड। जरूर और रोड सेफ्टी आपके लिए बहुत, आपके कार्यक्रम में आपके दिल के अमिताभ बहुत बच्चन करीब जी हैं। ने वो पूरे दिन भर उन्होंने जी। कार्यक्रम किया। सो वील टेक इट फर्दर पर डाउन। इसमें सबका सहयोग मिलेगा तो हो पाएगा। बिल्कुल सर। अब उस दिन वो 6 लोग मर गए बेचारे, मैंने आंखों से देखा। अगर वो स्कूल वैन वाला अगर रॉन्ग साइड नहीं आता तो उनकी जान नहीं जाती। बहुत सही कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन शरीन, या बिहाइंड द, या जी, आपने कहा दिल्ली से देहरादून जाने में 2 घंटे, दिल्ली से जयपुर जाने में 2 घंटे, लेकिन दिल्ली में ही ऐसे बहुत सारे रूट हैं जहां पर दिल्ली से दिल्ली जाने में भी 2 घंटे। तो दिल्ली वालों की इस समस्या का हल कैसे निकलेगा? इनका प्रश्न बहुत सही है और गलत व्यक्ति को है। दिल्ली में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रोड है, डीडीए के रोड है, दिल्ली राज्य सरकार के रोड है और फिर राष्ट्रीय महामार्ग के रोड है। अब आपको मजाक बताता हूँ, ये होटल से बाहर निकलने के बाद धौला कुआं लगता है। अब मुझे दिल्ली ज़्यादा मालूम नहीं, पर मैं जब से बीजेपी का प्रेसिडेंट बना यहाँ अटकता था, तो मैंने एक दिन अपने अधिकारी को बुलाया कि अरे यार ये सब धौला कुआं में ट्रैफिक जाम होता है, ये इधर ऐसा। सर बोले अपना रोड नहीं है। मतलब कहाँ? बोले जो ब्रिज से उतरते, ये आगे नहीं ब्रिज वो शुरू होता है, उतरते वहाँ एनएच खत्म होता है। हाँ और इसलिए यहाँ हम काम नहीं कर सकते। बोला ऐसा है, हाँ। ठीक है, तो फाइल लाओ। हाँ। मैंने हाईवे को बढ़ाकर ये होटल तक ला दिया और पूरा रोड तुड़वा दिया। और वो कर करके अभी किया, अभी भी आधा काम, डिफेंस जगह ही नहीं देती थी। 50 मीटिंग हुई, मनोहर पर्रिकर थे, वो आए, यहाँ देखे। अभी ये पुलिस स्टेशन तोड़ना है वहाँ। वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बार बार लिखता हूँ मैं, एलजी को लिखता हूँ, ये कॉर्नर पे है ना एक, हाँ, हाँ। वो पलटते वहां से, वो पुलिस कमिश्नर का मैंने कहा कि मैं तुमको नया बना देता हूँ। अब वो लेकर उसको तोड़ के वो बना लाया। अब ये प्रॉब्लम जो है कि इसके लिए इनकी समस्या सही है, पर डीडीए के रोड, अभी ये जो UR2, जी ये मेरा रोड नहीं था, ये परवेश अपना जो वर्मा है अपने हाँ। मेंबर, वो मेरे पास 1 बार 2 बार 3 बार आए, 4थी बार आया तो मैंने बोला यार ठीक है बना देता हूँ। फिर मैं 8000 करोड़ का रोड बना रहा हूँ, डीडीए का था। अभी प्रॉब्लम ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं हम लोग। जी धीरे धीरे दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली का रिंग रोड अगर मैंने नहीं बनाया होता तो क्या हालत होती आपकी? जो पेरीफेरल रोड है वो सुप्रीम कोर्ट में केस थी, वो भूरेलाल जी की कमेटी थी। जी हाँ, वो हमारी एक एक्टिविस्ट थे, वो महिला उनकी कमेटी में थी, वो बार बार आते थे। सुप्रीम कोर्ट माउंट का, दिल्ली वालों ने पैसे 50% दिए नहीं,
यूपी वालों ने दिए नहीं, हरियाणा वालों ने कुछ दिए, कुछ यूपी वालों ने नहीं बोला हाथ। मैंने कहा ठीक है, हम अपने पैसे लगाएंगे और दिल्ली का पेरीफेरल रोड पूरा बन गया, जिसके कारण दिल्ली का कम से कम 60% ट्रक ट्रैफिक बाहर जा रहा है। अगर वो भी नहीं बनता तो क्या हालत होती। तो ये प्रॉब्लम है। मैं जिस रोड के लिए जिम्मेदार हूँ वो है ये यहाँ से ऊपर गुड़गांव की तरफ जाता है। अब उसमें प्रॉब्लम है, 1.25 लाख पीसीयूज का ट्रैफिक है। अब वो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, वसंत विहार के नीचे टनल बना रहा हूँ, फिर वो उधर से शायद अभी एक मेरे मन में ये भी अध्ययन कर रहे हैं कि ये डबल डेकर पुलिस ब्रिज बनाना गया, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में ब्रिज, उसके ऊपर में मेट्रो। अभी हम लोग अभी चेन्नई में और पूना में बना रहे हैं। नागपुर में हमने बनाया, नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज, ऊपर में मेट्रो।